ये कहानी है राज सिंघानिया और निया रायचंद्र की। राज जो कि काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना ही किसी से कोई भी वास्ता रखना। और वह जो आज था उसका रीज़न उसका पास्ट था, जिसके पास्ट इतना ज़्यादा डार्क था कि वह बिल्कुल भी जीना नहीं चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ निया जो कि काफ़ी दिलखुश और चुलबुली, साथ ही काफ़ी शरारती भी थी। उसके बिल्कुल अपोजिट दोनों मिलते हैं और दोनों में प्यार होता है, लेकिन एक गलती उन दोनों की पूरी दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। और एक खूबसूरत से रिश्ते में वो नज़र लगती है कि दोनों ही एक दूसरे से हमेशा के लिए ऐसे बिछड़ते हैं कि फिर वापस कभी नहीं मिलते हैं। अगर रह जाता है तो बस अफसोस कि काश ऐसा नहीं होता। आखिर क्या गलती हुई थी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गए? आखिर कैसे उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ था? आखिर कैसे उनका रिश्ता एकदम से ख़त्म हो गया? आखिर क्या हुआ था उन दोनों के साथ? और क्या था राज का पास्ट? क्या निया उसकी ज़िंदगी में प्यार के रंग भर पाएगी? आखिर क्या है इन सारे सवालों के जवाब? यह तो आपको स्टोरी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये स्टोरी मेरी न्यू स्टोरी है, साथ ही यह एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। इसका एंड शायद आप अंदाज़ा भी ना लगा पाओ, और आशा करूँगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। लेकिन हाँ, अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। माई लव फॉर एवर बाय रश्मि पूर्वांशी। लाइफ में कब कहाँ और क्या होता है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता है। अगर आज कोई सुखी है तो एक पल में उसकी ज़िंदगी कब दुख में बदल जाए इसका भी अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। कभी खुशी कभी गम, यही तो लाइफ है। हमारी ज़िंदगी कितने अच्छे से चल रही होती है ना, लेकिन अचानक से हमारी लाइफ में ना जाने क्या हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है और टूट जाता है। अगर हम चाहेंगे तब भी उन्हें बिखरने से नहीं रोक सकते। सो यह स्टोरी भी यही है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक से सब कुछ बिखर जाता है। सो आपके दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक हार्ट टचिंग स्टोरी जो कि आप सभी का दिल छू लेगी। भोपाल शहर के एक हॉस्पिटल के अंदर एक स्ट्रेचर पर एक लड़की को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाया जा रहा था। वह लड़की इस वक्त बेहोश थी। उस लड़की के पूरे कपड़े खून से लाल थे और उसके हाथ से भी लगातार खून निकले जा रहा था, जिससे उनके साथ चल रहे डॉक्टर रोकने की कोशिश कर रहे थे। सभी डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वहीं उस स्ट्रेचर के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर भी जल्दी जल्दी से अपनी कदम बढ़ाए जा रहे थे और सभी की आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। आंसू जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसमें से एक आदमी अपनी आंखों में आंसुओं को लिए हुए बार बार एक ही नाम पुकारे जा रहा था, निया, निया प्लीज़ निया, अपनी आंखें खोलो बच्चा। आखिरकार क्या हो गया है ये? प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो प्लीज़। लेकिन निया तो बेहोश थी। वह उनकी कही हुई बात कैसे ही सुन पाती। थोड़ी देर बाद ही वह सभी लोग इमरजेंसी बोर्ड के बाहर पहुंचे और स्ट्रेचर को जल्दी से उस रूम के अंदर ले गए, जिसकी वजह से उसकी फैमिली वहीं दरवाजे पर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अंदर की तरफ देखने की कोशिश करने लगे। वहीं बोर्ड के अंदर सभी लोग निया का इलाज करने में जुट गए थे। अचानक से निया की सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी थी, जिसकी वजह से सभी डॉक्टर एकदम से डर गए और उन्होंने जल्दी से सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, जिससे उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर सभी लोग अपने अपने काम करने में लग गए। निया की सांसें अभी भी ऊपर नीचे हुए जा रही थी। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, ना जाने वह क्या सोच रही थी कि आंसुओं की दो बूंदें दोनों गालों से होकर नीचे जा गिरे। फ्लैशबैक 2 साल पहले, जहां से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। भोपाल शहर, सुबह का वक्त। भोपाल शहर के एक बड़े से घर के अंदर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे।
वहाँ पर 3 सदस्य बैठे हुए थे। हालाँकि उस घर में पूरे 5 सदस्य थे, जिसमें से सबसे पहले थे अभिषेक रायचंद्र, जो कि अपनी पूरी फैमिली को काफ़ी अच्छी तरीके से ख़्याल रखते थे। साथ ही अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा बिज़ी पर्सन थे, जो कि हर वक्त काम में ही लगे रहते थे। अभिषेक रायचंद भोपाल शहर के काफ़ी जाने माने नामों में से एक थे, क्योंकि वह रायचंद इंडस्ट्री के चेयरमैन थे, जो कि वहाँ की टॉप 10 कंपनियों में से एक थी। वहीं उनकी वाइफ थी मीरा रायचंद, जो कि अपने हस्बैंड और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उनके बच्चे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख देते थे। वह अपने घर की अच्छी हाउसवाइफ थी और उन्हें खाना बनाना बेहद पसंद था, जिससे वह हर वक्त काफ़ी नई नई डिशेस ट्राई करती रहती थी और फिर उन्हें सभी को खिलाती। जहाँ पर कुछ डिशेस का जवाब नहीं होता था और कुछ ऐसी बनी होती थी कि सभी का मुंह ख़राब हो जाता था। वह पूरे घर को काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखती थी और सभी से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती थी। लेकिन साथ ही वह सभी पर गुस्सा भी किया करती थी, जिसकी वजह से ही सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती थी उनके सामने। लेकिन फिर भी यह बात सभी लोग जानते थे कि वह सभी को कितना ज़्यादा प्यार करती है। उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटी थी और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी का नाम था निया रायचंद, जो कि स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट थी। साथ ही सबसे ज़्यादा शैतान, अपनी बात मनवाने के लिए वह पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती थी और जब तक ना मान जाए तब तक वह अपने आप को एक रूम में लॉक करके बैठ जाती थी। वह किसी छोटी बच्ची की तरह व्यवहार करती थी, साथ ही काफ़ी प्यारी थी। उससे कई ज़्यादा शैतान भी थी, जो कि मीरा जी को परेशान करके रख लेती थी। उसके रूम को लॉक करने की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता था और उन्हें वह बात माननी ही पड़ती थी। आखिर मानेंगे भी क्यों नहीं। वह अपने पूरे घर की एक लाडली जो थी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे और वह इस वक्त कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज में जाने वाली थी। वहीं उसकी सबसे छोटी बहन थी मानो रायचंद, जो कि बिल्कुल रोबोट की तरह थी और अगर उसे किताब का कीड़ा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और वह हर वक्त किताबों में ही लगी रहती थी। वह काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट साथ ही काफ़ी मैच्योर भी थी। हालांकि वह सिर्फ 16-17 साल की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी, जिससे घर में सभी को चिढ़ होती थी। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह शुरुआत से ही ऐसी थी। उसे भी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। साथ ही सबसे छोटा और शैतान था उनका सबसे छोटा भाई, जिनका नाम अभिमन्यु रायचंद था, जिसे सब प्यार से अभी बुलाते थे, जो कि अपनी शैतानियों से कभी भी बाज नहीं आता था। ना जाने कितनी बार उसे डांट पड़ी थी, लेकिन मजाल है कि वह थोड़ी सा भी सुधर जाए, लेकिन उनकी शैतानियाँ तो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती थी। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह घर का सबसे ज़्यादा लाडला था और पूरी फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और ऐसे ही पूरी फैमिली एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। बाय रश्मि पूर्वांशी। चलिए शुरुआत करते हैं। भोपाल शहर। सुबह का वक्त भोपाल शहर के एक बड़े से घर के अंदर रोज़ की तरह ही चहल पहल थी। वहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए बैठकर नाश्ते का वेट कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर 3 सदस्य बैठे हुए थे, जिसमें से हेड चेयर पर अभिषेक जी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। उनके बगल वाली चेयर पर एक 16-17 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो कि अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए अपने हाथों में कुछ नोट्स को लिए हुए उन्हें पढ़े जा रही थी। साथ ही वहाँ पर एक 14 साल का लड़का बैठा हुआ था, जो कि उन दोनों की तरफ देखते हुए काफ़ी बोरिंग लुक दे रहा था। उन दोनों ने स्कूल यूनिफॉर्म को पहन रखा था, जिसे पता चल रहा था कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वह उन दोनों की तरफ अपना मुंह बनाते हुए देख रहा था। फिर जब उसे रहा नहीं गया तो उसने इरिटेट होकर अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड यहाँ तो थोड़ा अटेंशन मुझे दीजिए। आप दिन भर तो काम में लगे रहते हैं और फिर रात को तब आते हैं जब हम सो जाते हैं। अभी तो थोड़ा ध्यान हम पर दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो अपने इस वक्त ही न्यूज़पेपर में लगे हुए हो।
यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अभिषेक जी ने न्यूज़पेपर को साइड में करके उस लड़के की तरफ देखा जिसका नाम अभी था, और उसकी कही हुई बात को सुनकर उसके बगल में बैठी हुई लड़की जिसका नाम मोना था, उसने उनकी तरफ एक डिस्कशन लुक दिया और फिर वापस से अपनी पढ़ाई में लग गई। वहीं अभिषेक जी ने अपने चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल को लाते हुए कहा, क्या हुआ अभी? और आई एम सॉरी, अब से गलती नहीं करूँगा, क्योंकि वह अभी की कही हुई बातों की अच्छी तरीके से जानते थे कि वह सभी बातें सच है। उनकी बात को सुनकर अभी ने अपने दोनों गालों को फुला लिया और अपने दोनों हाथों को फ़ोल्ड करते हुए गुस्से के साथ कहा, हर बार आप सॉरी बोल देते हैं, बस सॉरी, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पर अभिषेक जी ने अपनी गलती को समझते हुए कहा, ओके बेटा, मैं समझ गया। अच्छा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उनकी कही हुई बात को सुनकर अभी ने एक झटके के साथ जवाब दिया, डैड, पढ़ाई वह तो एकदम बेस्ट चल रही है। आपको पता भी नहीं है, मेरे स्कूल में मेरे क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आते हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर अभिषेक जी ने प्राउड करते हुए कहा, वेरी गुड माय सन, आई प्राउड ऑफ यू। यह सुनकर अभी तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहा था, लेकिन वह और ज़्यादा खुश रह पाता उससे पहले उसके बगल में बैठी हुई मोना ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अभिषेक जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, यह आपसे झूठ बोल रहा है। इसकी पूरी क्लास के अंदर सबसे बुरे मार्क्स इसके ही आते हैं। अभी तो 1 नंबर आता है और कभी 2, इसके आगे वह कभी भी नहीं आते हैं, बल्कि हमेशा 0 ही आते हैं। इसका ध्यान पढ़ाई पर कम, लड़ाई करने और बदमाशी करने पर ज़्यादा होता है। पूरी क्लास में किसी टपोरी की तरह गुंडा बना हुआ होता है। उसकी कही हुई बात को जैसे ही अभी ने सुना तो बेचारे की हालत ख़राब हो गई और उसकी आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली थी। वहीं उसकी बातें सुनकर अभिषेक जी अभी को घूर कर देखने लगे थे। वहीं मोना वापस से अपने नोट्स को पढ़ने में लग गई थी। अभिषेक जी ने अभी को फिर घूरते हुए कहा, क्या मोना ने जो भी अभी कहा वह सच है? बताओ मुझे। जिस पर अभी के मुंह से जैसे कुछ भी बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसकी बोलती तो जैसे बंद ही हो गई थी। उसका बोला गया झूठ आज उसे पर ही भारी पड़ गया था। वह कैसे भूल गया कि उसकी एक रोबोट बहन भी यहीं पर बैठी हुई है। वहीं अभिषेक जी ने जब उसे चुप देखा तो फिर से बोलने वाले थे कि तभी एक लेडी एक ट्रे में नाश्ता लेकर उनकी तरफ ही चली आ रही थी। उन्होंने गुस्से से बड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, खुशी की बच्ची अभी तक नहीं आई है। इस लड़की ने सच में मेरी नाक में दम करके रख दिया है। पूरी ज़िंदगी तो मेरी इसे जगाने में ही निकल जाएगी। कभी भी टाइम पे उठ नहीं सकती है। इसे कॉलेज जाना है कि नहीं? पहले तो स्कूल थे, लेकिन अब तो कॉलेज है। उसके लिए भी मुझे ही जगाना पड़ेगा। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती है। इसका पहले दिन ही कॉलेज में लेट जाने का इरादा, पता नहीं कितना सोती रहती है और बस सोना ही आता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, इतने सारे नखरे हैं, पता नहीं कौन उठाएगा। वहीं जैसे ही लेडी की कही हुई बातों को वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों ने सुना तो सभी लोग एक साथ जल्दी से डाइनिंग टेबल पर अच्छी तरीके से बैठ गए और मोना ने भी जल्दी से अपने नोट को नीचे रख दिया और आराम से सीधी होकर बैठ गई। वहीं मीरा जी की बातों को सुनकर अभी ने तो जैसे गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, थैंक गॉड जो माँ ने बचा लिया, वरना आज पता नहीं कितनी डांट पड़ने वाली थी। वहीं वह लेडी जितना नाम मीरा था, उन्होंने उन सभी की तरफ घूरते हुए देखा और फिर उनकी नज़र जाकर अभिषेक जी के हाथ में पड़े हुए न्यूज़पेपर पर गए और साथ ही उन्होंने मोना के नोट्स को भी देखा। तो फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है सुबह के वक्त किसी को भी हाथ में कुछ भी देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों को क्या मेरी बात समझ नहीं आती क्या? जब देखो तब मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। और वह अभिषेक जी को गुस्से से घूर कर देखने लगी, जिस पर अभिषेक जी ने हड़बड़ाते हुए न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रख दिया। फिर मीरा जी ने मोना की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, और मैडम, आप, मुझे पता है आप बहुत पढ़ाकू हैं, बिल्कुल किताबी कीड़ा, लेकिन अगली बार से मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई दिया ना, सच में तुम्हारी खैर नहीं है। थोड़ा इंसान बनकर बातचीत करना भी सीखो, ना कि रोबोट की तरह बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
में ही ना लगी रहा करो। समझ में आया? जिस पर मोना ने नज़रें चुराते हुए कहा, ओके मॉम। यह सुनकर मीरा जी ने नाश्ता को डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अभी की तरफ घूरते हुए कहा, जाकर अपनी लाडली दीदी को बुला कर लेकर आ, पता नहीं कब तक सोती रहेगी। जिस पर अभी जल्दी से चेयर से खड़ा होते हुए कहा, ओके मॉम, और वह जल्दी से सीढ़ियों से दौड़ते हुए एक रूम के बाहर पहुंचा। फिर उसने जल्दी से दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने अंदर घुसते ही कहा, दीदी दीदी जल्दी चलिए, माँ बुला रही हैं। और आज तो सच में माँ गुस्से से जैसे गुब्बारा ही हो गई। आज सच में आपका बचना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो उसे बेड पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, आज दीदी कहाँ गई, इतनी जल्दी खड़ी हो गई। तभी किसी लड़की की दर्द से कहराते हुए आवाज़ आई, हाय मेरी नाक। और जैसे ही यह अभिमन्यु ने सुना वैसे ही वह जल्दी से बेड की दूसरी साइड दौड़ा तो वहाँ पर नीचे कोई गिरा हुआ था, जिसके ऊपर की कंबल काफ़ी अजीब तरीके से डला हुआ था। यह देखकर अभिमन्यु की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए कहा, दीदी क्या हुआ, आप फिर से नीचे पहुँच गई। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहीं जब उस लड़की ने उसके हंसने की आवाज़ सुनी तो उस लड़की ने अपने ऊपर से पहले कंबल को नीचे फेंका और फिर वह अपनी नाक को सहलाते हुए खड़ी होने लगी। उसका चेहरा दूसरी साइड था, जिसकी वजह से साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे से दर्द से कराते हुए अभी की तरफ पलटी। उस लड़की ने ब्लू कलर का नाइट सूट पहन रखा था, काली गहरी आंखें, लंबे घने बाल और मासूम सा चेहरा जिसे देखकर कोई भी जैसे उसमें खो जाए। पतले गुलाबी होठ और अट्रैक्टिव जॉलाइन, साथ ही नीचे गिरने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी, जिसकी वजह से वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसकी आंखों में हल्के आंसू थे जो कि नाक में लगने के कारण आए थे। लेकिन जब उसने अभी को खुद पर हंसते हुए देखा तो उसने अपनी नाक को सहलाते हुए गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभी के बच्चे क्यों हंस रहे हो? तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है ना? रोज़ रोज़ सुबह ऐसे कौन चिल्लाता है जैसे कि पता नहीं कौन सा भूचाल आ गया हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर अभिमन्यु ने जल्दी से अपने सिर पर थपकी मारी और फिर जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोला, अभी तो कोई भी भूचाल नहीं आया है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर और लेट हुई ना तो सुनामी ज़रूर आ जाएगी, जो कि हम सब पूरे घर को एक साथ डुबा कर ले जाएगी। इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। माँ सुबह से कितनी ज़्यादा गुस्से में है और आपको ना जाने क्या क्या सुना चुकी हैं। अगर आप जल्दी से नहीं पहुंची ना तो पता नहीं क्या करेंगी। और मुझे लगता है कि आज का दिन आप भूल रही हैं। आज आपका कॉलेज का पहला दिन है। क्या आज भी आपको लेट जाना है? और जैसे ही यह बात निया ने सुनी वैसे ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। यह चीज़ को लेकर रात को कितनी ज़्यादा परेशान थी और आज सुबह भूल गई। मेरा क्या होगा अगर पहले दिन ही लेट हो गई तो मेरे स्कूल में क्या ही इमेज रह जाएगी। नहीं नहीं, मुझे लेट नहीं होना है। और फिर वह गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उसके सिर पर मारते हुए बोली, पहले नहीं बता सकते थे? इतनी देर से फालतू में टाइम पास किए जा रहे हो और सुबह जल्दी से नहीं उठा सकते थे, अब उठा रहे हो। अगर मैं लेट हुई ना तब बताऊंगी सबको। और वह जल्दी से भागते हुए टॉवल को लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई। वहीं अभिमन्यु तो बेचारा अपने सिर को सहलाते हुए कन्फ्यूज़न में खड़ा हुआ था और फिर अपने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा इन्होंने? आपको कॉलेज जाना है, आपको चिंता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको सुबह उठाया और फिर भी यह सब सुना रही है। और फिर हमें पनिश करने का क्या मतलब है? सच कहती है माँ, कुछ नहीं हो सकता इनका। और ये कहते हुए उसका और भी ज़्यादा मुंह बन गया और फिर वह नाराज़ होते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। बाय रश्मि पुरवंशी, माई लव फॉर एवर। सो ये हमारी न्यू स्टोरी है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। निया जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। वाइट कलर की ड्रेस को पहन रखा था, कानों में हल्के से छोटी छोटी सी कुंडल, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी, आँखों में हल्का गहरा काला काजल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। बालों को एक प्यारी सी पोनीटेल में बांध रखा था।
उसके कंधे पर बैग था, साथ ही हाथ में घड़ी को देखते हुए वह कंधे पर अपने दुपट्टे को संभालते हुए जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरती चली आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पहली बार दुपट्टे को ओढ़ा होगा, क्योंकि वह काफ़ी कोशिश कर रही थी उसे संभालने की, लेकिन फिर भी वह जैसे अपनी जगह पर टिक ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर इरिटेशन को साफ देखा जा सकता था। वह सीढ़ियों से होते हुए जल्दी जल्दी से नीचे की तरफ आ रही थी। वहीं जैसे अभी की नज़र नेहा पर पड़ी, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह मुंह खोले नेहा को देखने लगा। वहीं मीरा जी की नज़रें जब अभी पर गई तो उन्होंने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, अभी क्या देख रहे हो, चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, स्कूल नहीं जाना है क्या, टाइम हो रहा है। जिस पर अभी ने उनकी तरफ बिना देखे कहा, दीदी, माँ दीदी क्या गजब लग रही हैं, एक बार देखिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर सभी ने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए नेहा की तरफ देखा तो सभी की आंखें भी वैसे ही अभी की तरह बड़ी बड़ी हो गई। वहीं निया अपने दुपट्टे को संभालते हुए आ रही। जब उसने सभी की तरफ देखा और जब उसने सभी को इस तरीके से खुद को देखते हुए देखा तो उसका मुंह बन गया, लेकिन वह सभी की तरफ देखने के चक्कर में अपने दुपट्टे को सही तरीके से पकड़ना भूल गई, जिसकी वजह से एकदम से दुपट्टा नीचे जाकर उसकी पहनी हुई जूती के नीचे आ गया, जिसकी वजह से वह एकदम से लड़खड़ा गई और वह एकदम से अपने मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। और जैसे ही यह सभी ने देखा वैसे ही सभी की आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग एकदम से अपने सेंस में वापस आए और जल्दी से निया की तरफ दौड़े। सभी मीरा जी ने जल्दी से जाकर नेहा को पकड़कर खड़ा करने लगी और नाराज़गी के साथ बोली, हे भगवान, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, इस लड़की का जब देखो तब गिरती ही रहती है, ठीक से तो चला नहीं जाता है। और फिर गुस्से से नेहा को देखते हुए बोली, और तुम्हें जब पता है कि तुम्हें ठीक तरीके से चलना नहीं आता है तो फिर तुम्हें ऐसी ड्रेस को क्या सोचकर पहन लिया है, अब लगा ली ना सुबह सुबह ही अपनी चोट, हद लड़की है, सही में परेशान करके रखा है मुझे। और फिर वह जल्दी से उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी। वहीं नेहा का तो गिरने की वजह से जैसे बुरा हाल हो गया, क्योंकि उसके नाक में बड़ी तेज चोट लगी थी। वह उठते हुए अपनी नाक को सहलाते हुए रोने सी आवाज़ में बोला, क्या है माँ, यह सब ना आपकी वजह से ही हो रहा है, आप जो मुझे सुबह सुबह सुनाना शुरू कर देती है ना, उसी का नतीजा है कि मैं बार बार गिरती रहती हूँ, मुझे बार बार चोट लगती है गिरने की वजह से। उसकी नाक पर काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में से आंसू आ गए, लेकिन उसकी बात को सुनकर मीरा जी ने उसके सर पर एक ज़ोर से चपट लगा दी और कहा, हाँ हाँ, मेरी ही गलती, बताओ, खुद की बिल्कुल भी मत बोलना कि यह तुम जो देखकर ही नहीं चलती उसका क्या। हाँ, और मैं तुम्हें क्यों ना सुनाऊं, तुमसे सुबह सुबह खड़ा हुआ जाता है, स्कूल तक तो ठीक था, तब तक तुम्हें मैं जगा भी देती थी, लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो, कॉलेज जाने वाली हो, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, लेकिन तुम तो सोने की आगे जैसे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और फिर जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, सोने की आगे क्यों, तुम्हें तो कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है, बस आंखें बंद करके चलती हो, इसी वजह से तुम्हें चोट लगी है, ना कि मेरी वजह से। उनकी इस तरीके से बातें सुनकर नेहा सच में रोने लगी थी और उसने रोते हुए अभिषेक जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड। यह देखकर अभिषेक जी ने जल्दी से आगे बढ़कर नेहा को अपने गले से लगा लिया और फिर मीरा जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब चुप भी हो जाइए, कितना सुनाई जा रही हैं, जाकर कुछ चोट पर लगाने के लिए कुछ लेकर आइए। जिस पर मीरा जी का मुंह बन गया, लेकिन नेहा के लगने की वजह से तो वह भी परेशान हो गई थी, इसलिए वह जल्दी से वहां से चली गई। उनके वहां से जाने के बाद अभिषेक जी ने नेहा को एक चेयर पर बैठा दिया और फिर उसकी फिक्र करते हुए, नेहा बेटा, तुम ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। जिस पर नेहा अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, नहीं, बस ज़्यादा नहीं लगी है, ठीक हूँ मैं। यह सुनकर अभी ने बीच में ही टपकते हुए कहा, वैसे दीदी, चोट की छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि
आपने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? आप तो ऐसे कभी भी कपड़े नहीं पहनती। यह सवाल सुनकर वह तीनों ही नेहा की तरफ देखने लगी, क्योंकि वह सब भी यही जानना चाहते थे। जिस पर नेहा ने अपने नाक को सहलाते हुए कहा, वह रागिनी की बच्ची की वजह से, क्योंकि आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, इसलिए उसने यह टास्क दिया है कि मैं हर वक्त वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती हूँ, इसलिए मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के आने के लिए कहा है, इसलिए ही पहनी है। उसकी कही हुई बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रागिनी नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी। वह दोनों स्कूल में मिले थे, तब से दोनों जैसे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं और तब से उनकी दोस्ती चली आ रही थी और अब दोनों साथ में कॉलेज में आ गए थे। तभी नेहा का ध्यान अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ गया और जैसे ही उसने टाइम को देखा, वैसे ही उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी। उसने चीखते हुए कहा, क्या 8 बज गए? हे भगवान, आज तो मैं गई। वह रागिनी मुझे सच में मार डालेगी। 8:30 पर मुझे वहाँ पर पहुँचना है। और यह कहते हुए ही वह जल्दी से चेयर पर से खड़ी हुई और उसने जल्दी से अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और वहाँ से सभी को बाय करते हुए दरवाजे की तरफ भागी। वहीं उसे भागते हुए देखकर अभिषेक जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे बेटा, चोट पर दवाई तो लगा और नाश्ता तो करके जाओ। जिस पर नेहा ने भागते हुए ही जवाब दिया, नहीं डैड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, मैं नाश्ता बाहर कर लूँगी, बाय, लव यू। और यह कहते हुए वह दरवाजे से बाहर निकल गई। वहीं जैसे ही वह वहाँ से गई, वैसे ही मीरा जी अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और नेहा को इधर उधर देखने लगी। जब उन्होंने नेहा नहीं दिखी तो उन्होंने अभिषेक जी की तरफ देखते हुए कहा, ये नेहा कहाँ गई है? जब उनकी कही हुई बात को उन तीनों ने सुनी तो तीनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने अपना सिर पीट लिया। फिर तीनों मीरा जी की तरफ मुड़े और अभिषेक जी ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, वह तो यहाँ से गई कॉलेज के लिए। यह सुनकर मीरा जी ने गुस्से के साथ कहा, क्या? कहाँ? ऐसे ही लगी हुई चोट पर कुछ नहीं लगाया और नाश्ता किया उसने या फिर नहीं? यह लड़की सच में, क्या करूँ मैं इसका? शाम को आने दो, फिर बताऊंगी इसे। जिस पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिस पर मीरा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब आप लोग नाश्ता कर रहे हो या नहीं? जिस पर सभी लोग जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। बाय रश्मि पूर्वांशी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक और आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।